जो लोग अपने 20s में हैं उनके लिए समय बहुत खतरनाक आने वाला है। जॉब्स आगे नहीं मिलने वाली है। जॉब्स के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर मत करिए। 100 लाख करोड़ का कर्जा भारत के ऊपर है और जो टैलेंट है इंडिया का वो लगातार इस डूबते जहाज को छोड़ के बाहर जा रहा है। और 2 बार मैंने सीटेट पास किया, 2 बार यूपी टेट प्राइमरी का पास किया, उसमें पैसा लगाया, मेहनत किया, समय बर्बाद हुआ, अब वो सब मेरा इनवैलिड हो गया। बेरोजगारी भारत में बेरोजगारी हमेशा से एक चिंताजनक बात रही है। Ground situation very different, and you're trying to mask the reality that employment or unemployment rather at that time was not an all-time high. अब बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, सरकार भी ये बात मानती है। Unemployment survey it says that the unemployment rate is 7.95% and the highest unemployment rate. आज हमारे भारत में हमारे युवा ऐसे 60% में हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगार बैठे हैं और ना ही उनके पास कोई भी स्किल है। अब इसमें किसकी गलती है? क्या उन युवाओं की या फिर हमारे इंडिया यानी भारत की एजुकेशन सिस्टम की, जो कि उन्हें ऊपर से मिला हुआ है? 8-10 जॉब फेयर्स गए हैं, 4-5 कंपनी हो चुकी है हमारी जो है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखा जाए तो आजकल के दौर में हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं पर कहीं जॉब नहीं मिलती है। दोस्तों, आज की इस बढ़ती आबादी में नौकरी के लिए लोग इतने भागदौड़ कर रहे हैं, इतने भागदौड़ कर रहे हैं जिनमें आपका नामो निशान नहीं है। क्या आपको लगता है कि इन भागदौड़ के बीच में आप सफलतापूर्वक पार कर जाएंगे? यदि आपको लगता भी होगा और आप पार भी कर जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या आपके पास 8 से 10 लाख रुपए है? घूस देने के लिए तो इतना लगेगा ही मेरे दोस्त। यदि आपके पास ये दोनों है तो फिर ये वीडियो एक बार देखो। बेरोजगार युवाओं को स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी का धंधा चल रहा था और दर्जनों लोगों से नौकरी का झांसा देकर पैसे की उगाही की गई थी, जहां नौकरी दिलाने और रुपए इन्वेस्टमेंट के नाम पर भोले भाले लोगों से रुपए लेकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे युवाओं के साथ बड़ा बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। युवाओं के साथ तो सबसे बड़ा खिलवाड़ तब किया जाता है, उनके छाती पे तब मार लगती है जब लोग उनसे ये कहते हैं कि आपका बेटा है या फिर आप तो निकम्मे हैं। खासकर ये दुख तो उन लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आती होगी जो लोग 25 की उम्र से ऊपर है, क्योंकि उनकी आधी जिंदगी तो चली गई और ना ही उनके पास व्यवसाय का कोई अच्छा स्रोत है और वे गम को खुद में ही ढाल लेते हैं। ये पूछते हैं कि आपकी उम्र 31 वर्ष हो गई है, 32 साल बीत रही है और उसके बावजूद भी आप अभी तक रोजगार नहीं पाए हैं। इतनी खीज या शर्मिंदगी लगती है कि सर उनसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं करती। दोस्तों, क्या आपको उन सभी का दर्द महसूस होता है? क्या आपको उनका दर्द पता है? नहीं ना, आप उसे महसूस भी नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो तैयारी करते करते अच्छी खासी डिग्रियां लेने के बाद भी बेरोजगार पड़े बैठते हैं। फिर उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण उनको नौकरियां नहीं मिलती। नौकरी ना मिलने के कारण शादी हो जाती है और फिर उनके बच्चे भी बड़े होते हैं और फिर वही परंपरा स्टार्ट होता है, बेरोजगार यानी व्यापार के लिए भीख मांगना, काम के लिए भीख मांगना। हमारे भारत देश के अंदर युवा बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत अच्छी स्किल्स है, लेकिन क्या होता है, इन सभी के बीच में भेड़ ताल में वो भी पिस जाते हैं। 18 महीने में 10 लाख नौकरियां देने का वादा था, लेकिन हकीकत में क्या हुआ दोस्तों? 14 महीने में सिर्फ 5.5 लोगों को ही नौकरी मिल पाया। बाकी लोगों का क्या? हमारे देश की हालत ऐसी हो चुकी है दोस्तों, जहां हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। 18 से 29 साल के टोटल 26 करोड़ युवा हमारे देश में हैं। ये सरकारी नौकरी का एक डेटा देख लो आप, जो 2014 से लेकर 2022 तक का है। आवेदन कितने थे? 22.05 करोड़, यानी 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आवेदन भरा, लेकिन सफल कितने लोग हुए? कितने लोगों को नौकरियां मिली? मात्र 7 लाख लोगों को, यानी 0.33% लोगों को सिर्फ नौकरी मिल पाई। 0.33% यानी 3% 1% भी नहीं दोस्तों। अनुमान लगा के देखो कि एक नौकरी के लिए 305 से भी ज़्यादा दावेदार हैं, यानी एक नौकरी के लिए 305 से ज़्यादा लोग अपने एग्जामिनेशंस भरते हैं, क्लियर करते हैं, स्किल्स लेते हैं, नॉलेजेस लेते हैं और उसी एक नौकरी को पाने के लिए 305 लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। 2022 में ऐसा हाल था, अभी तो 2025 है मेरे दोस्त। 2025 में ये आंकड़ा तो 600 से 700 तक पहुंच चुका है, यानी एक नौकरी के लिए 600 से 700 लोग कंपटीशन करते हैं। अब एक सीट के लिए अगर इतने सारे लोग फाइट करेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी के जो आवेदन भरे गए हैं उनका क्या होगा? केंद्र सरकार में कुल मिलाकर 40 लाख नौकरियां हैं, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ने वाली हमारी अर्थव्यवस्था है, यानी कि बेरोजगारी दर कम होने का नाम नहीं ले रही। तो भारत की बढ़ती आबादी और बढ़ती बेरोजगारी को खत्म करने का पूरा जिम्मेदार हम सरकार को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम हमारे भारत के युवाओं का भी है।
दोस्तों, इस बढ़ती हुई आबादी के साथ बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी न किसी नौकरी की ही तैयारी करें, क्योंकि आने वाले टाइम में नौकरियां तो बचेंगे नहीं और शायद ही नौकरियां रहेंगी, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी काम होते हैं हर काम को एक रोबोट यानी टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगी। यानी सीधी बात करें दोस्तों, तो युवाओं को अपना व्यवसाय खुद ही तैयार करना पड़ेगा। यदि आज के समय पे देखें तो युवा 2 काम कर सकते हैं, यानी 2 रास्ते हैं उनके पास। पहला ये कि वे सरकारी नौकरी की तैयारी करें, 8 साल 10 साल 15 साल तक तैयारी करे, अपने आप को घिसे पीटे मारे, उसके बाद तैयारी करे और अगर फेल हो जाए तो फिर अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत करे, यानी शादी कर ले और फिर अपने बच्चों के लिए छोटी मोटी नौकरियां करना स्टार्ट करके किसी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करे। या दूसरा रास्ता है कि वे खुद अपना व्यवसाय खुद क्रिएट करें और साथ ही साथ न केवल अपने लिए बल्कि लोगों के लिए भी रोजगार क्रिएट करें। दोस्तों, आने वाले टाइम में सेल्फ एम्प्लॉयड ही एकमात्र बिजनेस रह जाएगा, बाकी के गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ही कम हो जाएंगे। इसका जीता जाता सबूत आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। आज के समय पे जितने स्किल्स आपके पास है या फिर आपके किसी भी कलीग्स के पास, फैमिली मेम्बर्स के पास स्किल है, वे जो नौकरी कर रहे हैं उनके स्किल के हिसाब से बहुत ही कम सैलरी मिल रही है। यानी सीधी बात, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ नियर बाय में तो उतनी जॉब नहीं है, जॉब है तो पैसा कम है। हमारे भारत देश की बेटियां कितनी मजबूर हो चुकी है। वे चाहते हैं कि आज समाज में अच्छे मुकाम तक पहुंचे, अपने खुद के पैरों पे खड़े हो, लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? आज रो रो के बेहाल हो चुके हैं। सर समझ ही सकते हैं, लेकिन जो हम पे बीत रहे हैं वो हमें ही पता है। लेकिन अब एकदम से इन्होंने ये निकाल दिया कि नहीं दे सकते। सर ये तो कोई रास्ता नहीं है ना, मतलब कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। शादी के लिए बोल रहे थे सब लोग, रिश्तेदार लोग, कि मतलब शादी कर दीजिए। तो मम्मी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मैंने क्या फेस किया है, तो मैं अपने बच्चों को वो नहीं फेस कराना चाहती हूँ। क्या करें, यही कहने जाके कि हम कुछ नहीं कर पाए, किसी लायक नहीं रह गए, आप शादी कर दीजिए हमारी। अब तो यही कह सकते हैं घर पे। आज के युवा अपने सुख चैन को छोड़ के, अपने सपनों को पीछे छोड़ के, सारी चीज़ों को साइड रखते हुए सरकारी नौकरी या अच्छा खासा व्यवसाय में अच्छा रोजगार मिल जाए इसकी तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं। तो क्या इसमें उनकी गलती है? और यदि उनकी गलती है तो उनको पनिशमेंट भी मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज इंडिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, आपको हर घर में एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा युवा मिलेगा ही मिलेगा जो कि बेरोजगार बैठा हुआ है, और बेरोजगारी को देखते देखते उम्र भी ढलते जा रही है। आज के समय पे दोस्तों बेरोजगारी एक अभिशाप है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन जो है वो अभी बहुत ही हाई लेवल पे है और यदि आप डिमांड करोगे तो हटा दिए जाओगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं MLM के बारे में, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटो मार्केटिंग के बारे में। कहा जाता है कि नेटो मार्केटिंग में 99.96% लोग फेल हो जाते हैं, यानी कि 0.04% ही मात्र यहाँ पे कामयाबी लोग हैं, यानी जो कामयाब हो पा रहे हैं। यानी कि सीधी बात करें तो 300 लोगों में 3 लोग सफल हो जाते हैं। अब आप ही बताओ कौन सा बेटर है, सरकारी नौकरी या फिर MLM? कुल मिलाकर अगर पैसा ही कमाना है तो MLM में क्या बुराई है? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आतंकवादी बन जाए। दोस्तों पैसा कमाना है, लेकिन वो पैसा करप्शन का नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। नेटो मार्केटिंग के लिए भारत सरकार ने 3 साल में 3 बार अपने गाइडलाइंस को चेंज किया और संशोधन किया। आखिर इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि सरकार MLM यानी नेटो मार्केटिंग के सपोर्ट में है। 2016 के गाइडलाइंस में ये बोला गया था कि जो भी कंपनीज काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर सकते हैं और उन कंपनीज में लोग अच्छे से जुड़ के अपने व्यवसाय क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा गाइडलाइंस का कानून दोस्तों 2021 में बनाया गया, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग और कंज्यूमर्स के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए, जहां पे हर डायरेक्ट सेलर्स को ये भी बताया गया कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको 90 दिन के अंदर एनी हाउ आपको सबमिट करने होंगे, तभी जाके आप लीगली आप इन कंपनीज के अंदर काम कर सकते हैं। और आखिरी तीसरा गाइडलाइंस आया दोस्तों 2023 के अंदर पे, जहाँ पे भारत सरकार ने कुछ संशोधन किया और साथ ही नेटवर्क शब्द का भी इस्तेमाल करके इसका पूरा समर्थन किया। यानी भारत सरकार पूरी तरीके से कह दी है कि आप नेटवर्क बनाकर इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं और उनको भी उनका व्यवसाय दे सकते हैं। यानी पूरी भारत सरकार यही कह रही है कि लोग आए यहाँ पे इस इंडस्ट्री में काम करें और साथ ही साथ ना अपना व्यवसाय बल्कि दूसरों को भी व्यवसाय दे, रोजगार दे और उनको भी आगे बढ़ने का मौका दे। आखिर भारत सरकार चाहती क्या है? भारत सरकार यही चाहती है ना कि आप एक अच्छी कंपनी में काम करें, अच्छे लोगों के साथ काम करें, लोग बेरोजगार ना बैठे, बेरोजगारी के धक्के ना खाना पड़े और आसानी से अपने घर की व्यवसाय पूरा कर पाए।
अब आप ही बताओ दोस्तों, यदि भारत सरकार यानी मोदी सरकार नेटवर्क मार्केटिंग का समर्थन नहीं करती, नेटवर्क मार्केटिंग का सपोर्ट नहीं करती, तो आखिर ये गाइडलाइंस कैसे जारी होता। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि डायरेक्ट सेलिंग बुरी है, जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे 99% लोग फेल होते हैं, तो आखिर भारत सरकार इसका समर्थन क्यों करती और सपोर्ट क्यों करती। तो दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी है आपको सोचने की, रिसर्च करने की और एक अच्छी कंपनी का चयन करके ज्वाइन करने की। बाकी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।